यूरोप का समाज टूट गया। जब वहां पर धार्मिक अनाचार वाले आक्रमण हुए तो पूरा का पूरा यूरोप या तो ईसाई हो गया, पूरा का पूरा अरब में आप देखेंगे इस्लाम में बदल गया। तो ये भारत में देखने को नहीं मिलता। राजा कृष्णदेव राय का जो दरबारी है तेनालीराम, वो बड़ा विद्वान है। उसकी छाया बाद में बीरबल के रूप में मुगल काल में देखने को मिलती है कि बीरबल भी बड़ा विद्वान है, पर बीरबल से पहले तो तेनालीराम है। उससे पहले आप देखते हैं कि वो जब चंद्रगुप्त के समय में 9 रत्न हैं, तो अकबर के में भी 9 रत्न हो रहे हैं, तो श्रेय किसको जाना चाहिए? ये इतिहास के अबूझ प्रश्न हैं, इस पर विचार होना जरूरी है। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिखते हैं जिनके उत्तर समझ में नहीं आते और जिज्ञासा तो रहती है। इतिहास में जब हम देखते हैं कि लोधी आए, खिलजी आए, तुगलक आए, मुगल आए, इनका जो पीरियड है, जिनका राज्य स्थापित बताते हैं और क्षेत्र भी बताते हैं, तो ये किसी का 100 साल है, किसी का 150 साल है, किसी का 200 साल है, किसी का 300 साल है। लेकिन बहुत सारे भारतीय राजवंश ऐसे हैं जिनका कार्यकाल, जिनका राज्यकाल 500-500, 700-700 वर्ष है, उनका इतिहास में बहुत छोटा सा उल्लेख है या है ही नहीं। तो ये जानबूझकर हुआ या अनायास हो गया? इन प्रश्नों पर विचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भारतीय उस मेखा को बताता है, उस पुरुषार्थ को बताता है जिसने भारतीय चेतना को मरने नहीं दिया। जो घटना यूरोप से लगा करके अरब देशों तक घटी, धर्मांतरण ही हो गया, संस्कृति का परिवर्तन ही हो गया, वो भारत में आकर के पंगु हो गई। क्यों? यहाँ पंगु इसलिए हुई कि यहाँ पर जो लोक चेतना थी उसके प्रवाह को नहीं रोक सका ये विरोधी आक्रमण। फलस्वरूप यहाँ पर आप देखेंगे समय समय पर कोई सा भी काल उठाए, हुणों के आक्रमण के समय भी प्रतिकार हुआ, मंगोलों के आक्रमण के समय भी भारत ने प्रतिकार किया। यूरोप उसमें पराजित हो रहा है मंगोलों के आक्रमण से, लेकिन भारत ने उस समय रोका मंगोलों के आक्रमण, हुणों के आक्रमण को यहाँ पर स्कंदगुप्त ने रोक दिया। स्कंदगुप्त का एक बड़ा राजा है। हुण उस वक्त पूरे यूरोप को और पूरे एशिया को त्रस्त किए हुए हैं, भारत में आकर वो पराजित हो जाते हैं, शक हारते हैं और एक राजा शकारी की उपाधि धारण करता है, शकों का अरे दुश्मन, और उसके सिक्के मिलते हैं उस पर लिखे हुए शकारी। तो ये चेतना कहां से आ रही थी? वो चेतना आ रही थी यहाँ पर लोक जीवन था, वो लोक जीवन सतत रूप से तर्कों के आधार पर परीक्षण कर रहा था, वैज्ञानिकता के आधार को स्वीकार कर रहा था, मनुष्यता के दावे को नकारता नहीं था। और वो उनका ध्येय वाक्य जो था मुंडक उपनिषद में आया है कि कभी भी असत्य नहीं जीतता, जीतेगा तो सत्य ही सत्यमेव जयते। जो आप परिचित है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है, उसमें है ये सत्य ही जीतेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। तो ये इतिहास की जो छुपी हुई शक्ति है, भारत हमेशा उसको चमकाने में अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करता रहा। और वो प्रदर्शन किस किस रूप में दिखा? आप देखते हैं महमूद गजनबी से कौन लड़ रहा है यहाँ पर? वो यहाँ से लूट करके भागता क्यों है, रुकता क्यों नहीं? उस पर विचार ही नहीं करता इतिहास। लूटा और भाग लो। और मुगल यहाँ पर लूटने के बाद रुकते भी हैं, खिलजी यहाँ रुकते भी हैं। तो उस समय प्रतिकार की शक्ति इतनी थी कि लुटेरे यहाँ रह नहीं सकते, भागना ही पड़ेगा, लूट के भाग जाए जैसे चोर डाकू भागते हैं। तो यहाँ पर नादिर शाह भी आया, भागा क्यों? नादिर शाह ने भी लूट की है दिल्ली पर, और उसका लोक जीवन में तो अभी भी नादिर शाही मतलब जो सुनता ही नहीं, दिमाग से पैदल कुछ बात ही नहीं सुनना समझना है। हूण जो आते थे, व्हाइट हूण, दुनिया भर में बहुत आतंक के पर्याय हो गए थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया, मारकाटी मचाते थे, शहरों को जला देते थे और रहन सहन
में तो बिल्कुल ही ये जो है सांस्कृतिक लोग थे। वो लोक जीवन में कैसे बस जाता है? शब्द आप ये जानते हैं, हूस शब्द है। एक शब्द बना उसी से मनहूस, बड़ा मनहूस आदमी है। वो हूस शब्द है, हूण से ही बना है। जो नहाते नहीं थे, मारकाट में विश्वास रखते थे, हिंसा ही उनका धर्म था, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ये कल्चर्ड नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है भारतीय जनमानस में। आज उसकी याद हूस शब्द के रूप में अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो नहाता धोता नहीं है, कुछ भी सवेरे से बिना मुंह धोए अपना उसका चेहरा ही मनहूस जैसा हो जाता है, तो उसको मनहूस बोल देते हैं। आज भी लोक चेतना में है, पर मालूम नहीं है ये कहाँ से आ गया शब्द, ये शब्द वहां से आया। तो लोक चेतना जो होती है एक जीवित तत्व है चेतना का, जो सामूहिक रूप से व्यक्त होता है। आज भी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति पिट रहा है, भले ही वो शुरुआत उसने की हो पीटने की, तो जो पिट रहा है उसके साथ में भीड़ खड़ी हो जाती है। ये लोक चेतना है। गलत बात को गलत कहने का मन होता है, भले डर के मारे नहीं बोले, तो ये हमारी लोक चेतना है जिससे हमारा मतलब विचार बनता है। तो इतिहास में इसने यहाँ पर वो शक्तियां खड़ी की जिन्होंने इन गलत तत्वों का प्रतिकार किया। समय समय पर देखने को मिलता है, जैसे बप्पा रावल। बप्पा रावल 7वीं 8वीं शताब्दी के, उन्होंने पश्चिम एशिया के जो आक्रमण हो रहे थे अफगानिस्तान से, उन्होंने रोक दिया, और उसके बाद आक्रमण नहीं होते। कब तक? 200-250 साल तक नहीं होते अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से जो आक्रमण हो रहे थे भारत पर। उसके बाद में फिर आक्रमण अब देखते हैं दो सीधे 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान से आपका फिर से युद्ध होता है, तो वो 100-125 साल बाद होती है। मुगलों के पीरियड में भी बात हो या खिलजियों के पीरियड की बात हो, अब देखते हैं यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तब तो यहाँ पर खिलजी तुगलक लोधी वंश का शासन स्थापित है उत्तर भारत में, लेकिन कौन करता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? और साम्राज्य भी कैसा, जहां पर हीरे मोती कीमती धातुएं सब्जी की तरह सड़क पर रख करके ढेर में बेची जाती थी। इतना जबरदस्त व्यापार उसका, और भारतीयों ने नहीं लिखा है। ये विदेशी यात्री जो वहां आया है उसकी डायरी में लिखा हुआ मिलता है। उसकी शैली, रथ मंदिर अभी भी फेमस है जो हम्पी में मिलते हैं। हम्पी क्या है? हम्पी किष्किंधा है, द्वारका त्रेता युग की किष्किंधा है, जो बाली और सुग्रीव की नगरी है। उसी वो तो 11 साल हो चुके थे, वो उसका जो है सौरभ नष्ट हो गया था, उसकी ख्याति भर शेष थी, लेकिन उसकी सुषमा नष्ट हो चुकी थी। उसको बसाते कौन है? वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 लड़के, और वो एक नगर खड़ा कर देते हैं। और नगर भी कैसा, जो सामरिक दृष्टि से मजबूत है, व्यापारिक दृष्टि से मजबूत है, और सामाजिक दृष्टि से मजबूत है। आप जानते हैं उसमें राजा कृष्णदेव राय का जो दरबारी है तेनालीराम, वो बड़ा विद्वान है। उसकी छाया बाद में बीरबल के रूप में मुगल काल में देखने को मिलती है कि बीरबल भी बड़ा विद्वान है, पर बीरबल से पहले तो तेनालीराम है। उससे पहले आप देखते हैं कि वो जब चंद्रगुप्त के समय में 9 रत्न हैं, तो अकबर के में भी 9 रत्न हो रहे हैं, तो श्रेय किसको जाना चाहिए? ये इतिहास के अबूझ प्रश्न हैं, इस पर विचार होना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कालिदास उसके नवरत्नों में से एक है, बेताल उसके नवरत्नों में से एक है। विद्वान लोग हैं, उनकी सभा है, तो उसकी शैडो अपनाने की कोशिश बाद में परवर्ती व्यक्ति ही तो करेगा। उस पर विचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, नवरत्न तो अकबर के ही हैं। केवल इतिहास में गुप्त काल के नवरत्नों की बात बहुत छोटे में करते हैं, और हमारे अंदर इतनी हीनता आ गई कि हमारे यहाँ का एक राजा है गुप्त वंश का, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। उसने कितना क्षेत्र जीता, ये उसकी इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी हुई खुदी हुई मिलती है स्तंभ पर। हरिशरण उसका लेखक है।
उपलब्ध है कि कौन कौन से क्षेत्र उसने जीते। उसका वो क्षेत्र जिसको हम कहते हैं नेपोलियन, उसके क्षेत्र से बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से। और जब इतिहासकार लिखता है बायस्ड होकर के, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के, तो क्या लिखता है भारत के इस घटना को? वो लिखता है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। जबकि नेपोलियन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ 1805 में सेंट हेलेना में कैद कर लिया गया और 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में वो वहां से लौटता है। फ्रांस का एक जनरल है, लिटिल जनरल के नाम से जाना जाता है, और वो यूरोप के क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। तो वो उसका एरिया छोटा है, वो पराजित होता है और उसको आजन्म कारावास के रूप में सेंट हेलेना में डाल दिया जाता है और वहीं पर उसकी स्लो भोजन दे करके मृत्यु भी होती है। समुद्रगुप्त की तो नहीं होती, उससे श्रेष्ठ होता है। पर एक क्या लिखा, नेपोलियन है समुद्रगुप्त, लिखा क्या जाना चाहिए था? जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त है यूरोप का, क्योंकि वो पहले हुआ, उसका क्षेत्र विस्तार पहले है। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य से भी और पहले, मौर्य वंश का, जिसके पास में 6 लाख सेना है नंद वंश की, जब वो विरासत प्राप्त होती है और उस सेना को बनाए रखता है। और वो इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से यूनानी पढ़ाते हैं, बताते हैं। उसका कुल जीता हुआ क्षेत्रफल भारत के एक प्रांत से भी छोटा है। और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसकी सेना को बॉर्डर पे रोका जाता है, उसका सेनापति सेल्यूकस है, उसको परास्त कर दिया जाता है, उसको संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है सेल्यूकस को, और अपनी लड़की की शादी से हेलेना की चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ती है। और दहेज में उसको गांधार और अफगानिस्तान के जो प्रांत है वो पड़ते हैं, दहेज में दिए भारत को। ये भारतीयों ने नहीं लिखा, ये मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर है जो उसके दरबार में रखा, वो लिखता है इंडिका में। आज इंडिका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका के रेफरेंसेस अलग अलग किताबों में मिलते हैं, उनको जोड़ करके वो इंडिका जैसी कोई किताब थी, मेगास्थनीज रोड इन इंडिका, ऐसा करके कई रेफरेंसेस मिलते हैं। तो जो ऐतिहासिक सत्य है उससे फायदा क्या होता है वो जानना जरूरी है। फायदा ये होता है कि किसी भी देश का स्व नहीं मरता, उसका अपना स्वाभिमान कभी भी दलित नहीं होता, पतित नहीं होता। पतित नहीं होगा वो फिर से उठ के खड़ा होगा। और भारत का इतिहास जो है उन्होंने पतित करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन भारत का जो आंतरिक चेतना है वो यहाँ की लोक गाथाओं के माध्यम से, यहाँ के जनमानस के माध्यम से, यहाँ के ग्रामीण जगत में जो उस चेतना का प्रवाह के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, और यहाँ पर जो नाटक होते थे उनके माध्यम से ये जीवित रही है। बहुत बड़ा योगदान इसमें लेखकों और कवियों का रहा है। तो ये जो चीज है उन्होंने पैदा किया क्या, इसका परिणाम हम जब ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव्स क्या है, साइंस की दृष्टि से बात करें तो डेरिवेटिव्स क्या निकले इस चेतना के? चेतना तो मूल हो गई है ना, फैक्ट्री में उत्पाद होते हैं, तो उसके सह उत्पाद क्या निकले? सह उत्पाद के रूप में हमारी लोक चेतना शाश्वत रही, हमारा साहित्य प्रभावी रहा, जिसमें मानवता है, जिसमें लोक चेतना है, जिसमें भविष्य की दृष्टि है, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की सामर्थ्य है। फिर वो चाहे जैन साहित्य हो, चाहे वो बौद्ध साहित्य हो, चाहे यहाँ पर जो है प्राकृत हो, और चाहे वो बाद में हिंदी साहित्य क्यों ना हो, इन सब की स्वर अमानवतावादी कभी नहीं रहे। और जितने भी विमर्श खड़े हुए साहित्य में, वो सब प्रयोग भारत में क्यों हुए? हम भले ही उनको यूरोप से आयातित कहते हैं, स्त्री विमर्श, हमारे यहाँ स्त्री विमर्श नहीं है क्या? शकुंतला भारत में लिखा गया, कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे बड़ा स्त्री विमर्श तो आज से 2000 साल पहले लिखित में रखा हुआ है। मणिमेखले उपन्यास देखिए, साउथ का है। हल्दी माधव की कथा भारत में रखी हुई है, नल दमयंती की कथा रखी हुई है। यहाँ पर शिव और पार्वती की कथाओं से लोक जीवन जो है पूरा का पूरा रंगा बसा है। तो स्त्री विमर्श तो भारत में सदैव रहा है। इसलिए इससे जो सह उत्पाद के रूप में आए वो कौन कौन आए? यहाँ पर जो हम देखते हैं, बप्पा रावल का नाम मैंने जैसे पहले लिया,
यहाँ पर राणा प्रताप का नाम इसमें लिया जा सकता है। मुगलों का जब सब तरफ सूर्य चमक रहा था तो वो अकेला व्यक्ति एक जलते हुए मसाल के रूप में भारत को रोशनी देता है। राजपूताना आज भी उनके स्वर से गूंजता है। यही बुंदेलखंड का यहाँ पर देखिए छत्रसाल है। मुगलों के बीच में वो अपनी अलग को जगाए रखते हैं और वो मरने नहीं देते भारत के इस चेतना को। बाद में हम देखते हैं यहीं पर पेशवाओं का शासनकाल देखते हैं। मैं छत्रपति शिवाजी का पीरियड देखते हैं जो जमीन से अपने संबंधों को जोड़कर रख करके साम्राज्य खड़ा कर देते, हिंदू बादशाही का निर्माण कर दिया उन्होंने। और बाद में पेशवाओं ने उसको और फैलाया और इतना फैलाया कि वो भारत के भाग्य विधाता बन गए। उन्होंने मुगलों ने उनका संरक्षण लिया और वो उनसे मुगलों से जजिया तक उन्होंने वसूल किया बाद में। तो ये चेतना साहित्य की चेतना के साथ साथ इतिहास की चेतना भी है, जो दिखनी चाहिए। और ये जब हम देखते हैं अंग्रेज भी आए और यहाँ लगता था कि पूरी दुनिया में उनका सूरज नहीं डूबता, तो केवल 190 साल का कार्यकाल है भारत में अंग्रेजों का। 1757 से लगाकर 1947 में समाप्त हो जाता है। मुगलों की बात करेंगे तो 1526 से शुरू होकर के 1707 में औरंगजेब तक का चलता है। बहुत अधिक अगर ले भी तो 1857 में समाप्त हो जाता है, रंगून में जब उनका बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और वहां पर निर्वासित करते हैं। कितना पीरियड होता है? 300। पर सातवाहन राजवंश कितने साल का है? राजपूत काल कितने साल का है? गुप्त वंश कितने साल का है? ये सब इससे ज्यादा है। और उनका जो श्रेय है इतिहास में, जो वर्णन है, उस रूप में नहीं है। और जब उस अंग्रेजों को जो 190 साल में भारत भर में फैल गए और उन्होंने अपने यहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की, उस अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का शासनकाल कितने साल का है? भाई 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, पर 1885 से पहले, कांग्रेस की स्थापना से पहले यहाँ पर आनंद मठ लिखा गया है, जिस वंदे मातरम जो उद्घोष बना बंकिम चंद्र चटर्जी का। सन्यासी विद्रोह हो चुका है, आदिवासी विद्रोह हो चुके हैं, जो भीलों के नायक हैं वो स्थापित हो चुके हैं, यहाँ पर विवेकानंद हो चुके हैं, यहाँ पर राजा राममोहन राय हो चुके हैं कांग्रेस के आने के पहले। मतलब भारत में जागरण हो चुका है। आर्य समाज की स्थापना हो चुकी है 1875 में। कांग्रेस तो 1885 में आई ना, अब वो 1875 में जो है स्थापना हो चुकी है। तो भारत में जागरण कांग्रेस ने किया हो ये अर्धसत्य भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये सब हो चुके हैं। तुलसीदास हो चुके हैं, सूरदास हो चुके हैं, उससे पहले यहाँ पर आला छंद रचे जा चुके हैं जो वीरता के आज भी वीरत्व को जगा देते हैं। आला छंद किसी भी देश में इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास जिस पीरियड का वर्णन करना होता है उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे डायरियां होती हैं तत्कालीन समय के लोगों की, व्यापारियों की भी हो सकती हैं, आए हुए आगंतुकों की भी हो सकती है, राजदूतों की भी हो सकती है, और पुस्तकें होती हैं उस समय की। तो उन पुस्तकों से निष्कर्ष निकाल करके उसको इतिहास में संदर्भित कर लिया जाता है कि उस समय ऐसा रहा होगा। जैसे मौर्य काल का इतिहास देखना है तो मौर्य काल का इतिहास कोई लिखा हुआ इतिहास थोड़ी है कि मौर्य काल में कोई राजा हुआ और उसने ऐसा ऐसा कर दिया। मुगलों के पीरियड में जैसे आईने अकबरी लिखी गई, तो अकबर का कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, तो अकबर का कार्यकाल में घटनाएं के और भी स्रोत तो जोड़ना पड़ेंगे। कहाँ लड़ाइयाँ हुई, कहाँ उसकी पराजय हुई, कहाँ जो विजय हुई, या उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक समृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ा, सब का योग मिला करके इतिहास की झलक होती है। और इतिहास यही सारी चीजों से बनता है। कहीं पर वो शिलालेखों से संदर्भ मिलेगा, कहीं पर भोजपत्रों से मिलेगा, कहीं पर ताड़पत्रों से मिलेगा, कहीं पर लोगों के लिखे हुए कथनों से मिलेगा, उस समय के साहित्य से भी मिलेगा, उस समय के गीतों से भी मिलेगा, लोकगीतों से भी मिलेगा। तो इन सब का जब योग होता है तो उससे संदर्भित करके लिखा जाता है। अधिकतर इतिहास में एक विसंगति ये रहती है
कि वो सत्ता पक्ष के पक्ष में झूल जाता है। और इसलिए उस समय के जो सत्ताधारी होते हैं, उनकी मंशा के अनुरूप जो उसका संकलन करता होता है, वो इतिहासकार नहीं होता, संकलन करता कहना शब्द ज़्यादा सही होगा कि जो संकलन करता है ऐतिहासिक तथ्यों का, उसका रुख वैसा हो जाता है। ये उसका एक दोष है इतिहास का। निरपेक्ष इतिहास लोक इतिहास होता है। लोकमानस का अंदर की जो चेतना होती है वो निरपेक्ष होती है, पर उसके अंदर एक खामी होती है कि इतिहास में घटनाएं की क्रोनोलॉजी होती है, तिथि क्रम होता है कि कौन सी घटना कब घटी, और लोक चेतना में तिथियां नहीं होती पर घटनाएं सही होती हैं। उसमें सत्य होता है पर तारीखें नहीं होती। इतिहास में तारीखें होती हैं पर सत्य उसमें से ढका हुआ रहता है, ढूंढ करके निकालना होता है। तो जो चेतना है लोक चेतना एक विशाल संदर्भ को बोलते हैं जिसमें लोगों के मन में, जैसे अहिल्याबाई होलकर बहुत धार्मिक और सामाजिक कृत्यों को अधिक गति देने वाली महिला थी। इतिहास में उनका उल्लेख एक दो लाइन में हो तो हो, नहीं तो देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन मालवा के क्षेत्र में लोक चेतना में वो छाई हुई है, पर उनका उल्लेख ही नहीं है इतिहास में। मीराबाई का उल्लेख एक धार्मिक साध्वी के रूप में भर मिलता है, लेकिन उन्होंने लोगों में जब निराशा की भावना थी और उसमें ऐसा लगता था कि अत्याचारों का अंत ही नहीं होगा, तो उन्होंने आशावाद भरा। तुलसी ने आशावाद भरा। जब लगता था मुगलों का शासन काल चल रहा है तो ये तो कभी मिटेगा ही नहीं, तो अत्याचार भी चलते रहेंगे, तब उन्होंने क्या रखा, उन्होंने कहा कि धनुष बाण लिए हुए राम जो अत्याचारों के मिटाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो लोगों में ये प्रेरणा रखी, नहीं विश्वास रखो, राम जी सब भला करेंगे। तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जो आस्था है, वो पुरुषार्थ में कन्वर्ट हुई और उससे प्रतिकार करने के लिए ये समाज खड़ा रहा, टूटा नहीं। यूरोप का समाज टूट गया जब वहां पर धार्मिक अनाचार वाले आक्रमण हुए, तो पूरा का पूरा यूरोप या तो ईसाई हो गया, पूरा का पूरा अरब में आप देखेंगे इस्लाम में बदल गया। तो ये भारत में देखने को नहीं मिलता कि पूरा का पूरा बदला हो। तो ये जो जागरण है, ये सतत प्रक्रिया है, ये लोक चेतना से आती है और इतिहास में उसको व्यक्त इसलिए होना जरूरी है क्योंकि इतिहास का दायित्व है कि वो उस लोक चेतना को प्रभावी बनाए। नमस्कार, भारत के बोल में आप सबका पुनः अभिनंदन है।